हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग कल हम लोगों ने बात की थी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। यूपीएससी का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्वेश्चन चल रहा है उसमें, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि समय समय पर एंशिएंट कॉल में हम देखें, चाहे मिडिवल में देखें, चाहे मॉडर्न में देखें, इन तीनों ही पीरियड में समय समय पर समाज में और जो धर्म है उसके सुधार के लिए, उसमें जो बुराइयां आ गई थी उसके सुधार के लिए सभी समाजों में कोई ना कोई ऐसा आंदोलन होता रहा, जिसका नाम लोग मिडिवल हिस्ट्री में देखते हैं कि सूफी और भक्ति आंदोलन हुए। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं आधुनिक भारत में, तो सभी समाजों में कुछ धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से कुछ आंदोलन हुए, जिसमें से हम लोगों ने मुस्लिम समाज, सिख समाज और पारसी समाज में जो मुख्य आंदोलन हुए, मुख्य जो संगठनों का निर्माण हुआ, उसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज के हम लोग वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज में कौन कौन से मुख्य आंदोलन चल रहे थे, कौन कौन से मुख्य संगठनों का निर्माण हो रहा था, और कौन वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और समाज तथा धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हिंदू समाज। हिंदू समाज में जो आंदोलन चल रहे हैं उसके लिए इसमें हमें मुख्य कौन कौन से देखने हैं। तो पहले हम देखेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज संगठन का निर्माण हुआ, जिसमें हिंदू जो समाज है इसमें बहुत सारी जो बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, इन सभी को जहां इसने एक और रोक लगाने का प्रयास किया, वहीं इसने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया, अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए कार्य हैं, जैसे कि उन्होंने न्यायपालिका को स्वतंत्र करने की बात की, प्रयास किया, और कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण की बात किया। तो अभी हम लोग उसमें बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक और आपका शिक्षा, साहित्य, इस सब में क्या योगदान रहा ब्रह्म समाज का। फिर हम देखेंगे दूसरा प्रार्थना समाज, जो कि महागोविंद रनाडे और कुछ और इनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा प्रार्थना समाज का गठन किया गया, और प्रार्थना समाज ने भी समाज में व्याप्त, जो हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया, बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज के बाद हम देखेंगे आर्य समाज। ठीक है, फिर हम देखेंगे आर्य समाज के बाद रामकृष्ण मिशन, वो रहेगा रामकृष्ण मिशन। उसके बाद हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये मुख्य हम लोग 5 देखेंगे जो जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदू समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक क्षेत्र में। तो आइए हम लोग एक एक क्या बात करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्म समाज को। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज के जो फाउंडर हैं, जो निर्माण करता है, वो कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का गठन किसके द्वारा किया गया? गठन किया गया राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इनके द्वारा किए गए समाज के क्षेत्र में, धर्म के सुधार, धर्म के क्षेत्र में जो सुधारों का जो प्रयास, जो योगदान है, काफी अतुलनीय है। एक लंबी श्रृंखला है इसकी, तो इन सभी की एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में बात करना प्रारंभ करें, और फिर हम देखेंगे कि इनके द्वारा ब्रह्म समाज की कब स्थापना की गई
फिर ब्रह्म समाज का फ्यूचर क्या रहा, कैसे ब्रह्म समाज में भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, केशव चंद्रसेन आते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर आएंगे, तो उन सभी का हम लोग एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना प्रारंभ करेंगे राजा राम मोहन राय से। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के हुगली में, बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। ठीक है, 1774 ईस्वी में बंगाल के हुगली के राधानगर में हुआ था। अच्छा, इनका जो जन्म है एक काफी संभ्रांत परिवार में हुआ था। पिता काफी उस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति थे। तो अब जो संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ था, तो इनका जो शिक्षा दीक्षा है, तो शिक्षा वगैरह का भी अच्छा प्रबंध किया गया था, यानी कि इन्होंने शिक्षा वगैरह इनकी बढ़िया रही। तो जब इनकी संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ था, शिक्षा भी बढ़िया प्राप्त हुई। तो इसी वजह से संभ्रांत परिवार में जन्म होने के कारण, शिक्षा वगैरह का भी अच्छा प्रबंध होने के कारण इन्होंने फारसी भाषा हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, हिंदी है, उर्दू है, इस तरह बहुत सारी भाषाओं का इनकी अच्छी पकड़ थी। ठीक है, अब चूंकि अच्छी शिक्षा प्राप्त थी, इसी वजह से इनकी जो सोच है वो भी काफी प्रोग्रेसिव थी, तार्किक आधार पर ये बातों को सोचते थे। तो इन्होंने सोचा कि भारत की जो मेन समस्या है, जो लोगों की जो मुख्य समस्या है, वो है अशिक्षा, और अशिक्षा के कारण लोग तार्किक आधारों पर बातों का विश्लेषण नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि समाज के जो लोग हैं, समाज के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया, ताकि समाज के सभी लोग तार्किक आधारों पर बातों का विश्लेषण कर सकें, और तार्किक आधारों पर बातों को विश्लेषण करके अपनी जो मांगे हैं उनको अंग्रेजों के सम्मुख रख सके। ठीक है, तो संभ्रांत परिवार में जन्म होने के कारण इन्होंने फारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, ऐसी बहुत सारी भाषाओं को इनको नॉलेज था। इन्होंने सबसे मुख्य इन्होंने प्रयास क्या करना सबसे पहले प्रारंभ किया, इनका मुख्य प्रयास था सबसे प्रारंभ में अगर बात करें, जब इन्होंने अपना ये प्रारंभ किया अपना सफर, तो इनका मुख्य प्रयास था समाज के लोगों में शिक्षा का प्रसार करके उन्हें तार्किक आधार पर बातों का विश्लेषण करने हेतु जागरूक करना है। इन्होंने लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया कि अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी बातें काफी अच्छे ढंग से अंग्रेजों के समझ कर सकेंगे। इससे आपकी जो समस्याएं हैं इनको ज्यादा सही ढंग से अंग्रेज सुनेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का अधिक प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में तो इन्होंने यही कोशिश किया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो पाश्चात्य शिक्षा है उससे शिक्षित हो जाए। ठीक, यानी कि इन्होंने समाज को पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने हेतु जागरूक किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज के व्यक्तियों को पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने की जागरूक किया, ताकि लोग पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित होकर के अपनी बातों को सही ढंग से रख सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और जो चीजें हैं महत्वपूर्ण। तो आपसे कभी कभी पॉइंट पूछा जाता है कि निम्न में से किसने सबसे पहले जो भारतीय हैं इनको पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा में शिक्षित करने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। तो राजा राम मोहन राय ने, ताकि
पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा से शिक्षित होकर के लोग अपनी समस्याओं का समाधान अंग्रेजों से प्राप्त कर सकें। ठीक है, अपनी बातों को काफी सही ढंग से रख सकें ताकि आधार पर बातों को सोच सकें। अब इनके द्वारा हम देखेंगे, इनके द्वारा इनके योगदान देखेंगे। इनके योगदान क्या रहे? जब हम इनके योगदानों को देखेंगे, इनके उपलब्धियों को देखेंगे तो हम देखेंगे राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक क्षेत्र में योगदान, सामाजिक क्षेत्र में योगदान, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में देखेंगे तो हम देखेंगे शिक्षा एवं साहित्य में, शिक्षा एवं साहित्य और देखेंगे धर्म। ठीक है, तो इनके हम ये कुछ योगदान या उपलब्धियों को देख लेंगे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखना प्रारंभ करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा। इनके राजनीतिक योगदान को देखेंगे तो सबसे पहला जो बिंदु है महत्वपूर्ण, तो इनका मानना था कि जब तक व्यक्ति आधुनिक शिक्षा में या पाश्चात्य शिक्षा में जागरूक होकर के और राजनीति की ओर भी रुझान नहीं लगेगा, या फिर जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की चाहे काउंसिल हो या उनके अंतर्गत जो उनके अधीन जो सेवाएं हैं उनमें जब न पहुंचने लगेगा, तब तक उसकी समस्याओं का समाधान हो पाना मुश्किल है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्र, उसके बाद एक ये मानना था इनका मानना था कि भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। इनका मानना था कि भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, तभी भारत का उत्थान हो सकता है। जब भारत के लोग राजनीति में भी अपना भागीदारी करने लग जाएंगे या फिर जो राजनीति है उसके मामलों में भारतीयों का भी योगदान होगा, तभी भारत का उत्थान संभव है। तो इनका राजनीतिक योगदान देखेंगे, इन्होंने कहा कि भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। दूसरा जब देखेंगे, इन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की, न्यायपालिका के स्वतंत्रता की बात। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इन्होंने कहा कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से उसका पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरीके का कार्यपालिका का दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका एक पूरी तरीके से मुक्त संगठन होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को इन्होंने अनिवार्य माना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की। इन्होंने जो उच्च जो सेवाएं हैं, राजा राम मोहन राय ने जो ब्रिटिश के अधीन जो उच्च सेवाएं हैं उनका भारतीयकरण की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के अधीन जो उच्च सेवाएं हैं, क्योंकि अभी भी समय क्या हो रहा था कि जो भारतीय हैं उनको ऊंचे पदों पर नहीं बैठाया जा रहा था, उनको ऊंचे पद नहीं दिए जा रहे थे। सभी ऊंचे पद केवल ब्रिटिश के लिए ही आरक्षित थे। जो भारतीय हैं उनको नीचे पदों पर ही केवल रखा जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो उच्च पद है उनका भारतीयकरण होना चाहिए। तो इनकी एक और ये भी इन्होंने कहा कि उच्च पदों का भारतीयकरण। उन्होंने उच्च पदों के भारतीयकरण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय को जो आधुनिक प्रेस है, आधुनिक प्रेस का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक प्रेस का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने प्रेस के स्वतंत्रता की वकालत की। इस समय देखिए, जब इनका राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ था तो इस समय प्रेस पर बहुत सारे सेक्शन लग चुके थे।
तो इन्होंने डिमांड की कि प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी प्रेस के स्वतंत्रता की उन्होंने वकालत की, उच्च पदों भारतीयकरण का समर्थन किया। साथ ही साथ इन्होंने राजा राम मोहन राय का एक मुख्य, अगर हम देखें राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्य है, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जैसे कि अगर विश्व के किसी भी देश में लोकतंत्र को लेकर के आंदोलन चल रहा है तो उन्होंने उस देश का समर्थन किया। ठीक है, अगर जो है किसी देश कोई औपनिवेशिक देश है, वो अगर अपने देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहा है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा उस देश को समर्थन दिया गया। जैसे कि हम देखेंगे कि जो स्पेनिश अमेरिका का जो क्षेत्र है वहां पर उनके द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए विद्रोह किए जा रहे थे, तो तब जो है राजा राम मोहन राय ने भारत में उनकी समर्थन की बात की और भारत में भव्य भोज का आयोजन किया। ठीक है, तो ये भी लिखा था कि राजा राम मोहन राय लोकतंत्र के पक्षधर थे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय लोकतंत्र के पक्षधर थे। तो विश्व में अगर कोई भी देश लोकतंत्र की बहाली के लिए विद्रोह या आंदोलन करता था तो राजा राम मोहन राय उसको अपना समर्थन देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने देख लिया कि 1823 में जो स्पेनिश अमेरिका का जो क्षेत्र है, अमेरिका का क्षेत्र जहाँ पर स्पेन का कब्जा था, तो उस क्षेत्र के नागरिकों ने इनके विरुद्ध आंदोलन किया था 1823 में। स्पेनिश अमेरिका का समर्थन। ठीक है, तो उस क्षेत्र के लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे थे और राजा राम मोहन राय ने उनको अपना समर्थन दिया। एक और यहीं पर देखते हैं हम लोग कि राजा राम मोहन राय ने एक विचार प्रस्तुत किया और उस विचार में राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं, उनका निपटारा करने के लिए सभी देश मिलकर के अपना एक एक प्रतिनिधि चुने और उन सभी प्रतिनिधियों को एक जगह बैठा करके एक जगह मिला करके एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन करें और सभी देशों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का कार्य उसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा होना चाहिए। तो ये भी इनकी प्रमुख विचार था। विचार दिया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन का विचार। तो उन्होंने कहा कि सभी देश अपने अपने एक एक प्रतिनिधियों को अपॉइंट करके नियुक्त करके एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन करें और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के जो भी मुद्दे हैं, सभी अगर दो देशों के बीच का कोई डिस्प्यूट है, कोई भी ऐसे मुद्दे हैं, तो उसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। ये कुछ राजनीतिक योगदान है राजा राम मोहन राय के। राजनीतिक स्वतंत्रता अनिवार्य, न्यायपालिका स्वतंत्रता की बात की, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण, उच्च पदों का भारतीयकरण, उच्च पदों में भारतीयकरण का समर्थन, प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की, लोकतंत्र के पक्षधर थे। उसका एग्जाम्पल क्या मिलता है? 1923 में स्पेनिश अमेरिका में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हो रहा था जिसका राजा राम मोहन राय ने पूरे दिल से समर्थन किया और भारत में उसके समर्थन में भारत ने वोट दिया और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन करने का विचार दिया। ठीक है, ये इनका राजनीतिक योगदान। हम देखते हैं इनके सामाजिक योगदान से। सामाजिक क्षेत्र में योगदान की बात करें, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से और इनके जो मिशन है इससे जो है ब्रह्म समाज से क्वेश्चन काफी संभावना रहती है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे। जब सामाजिक क्षेत्र में योगदान की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह और सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। इनके प्रयासों से ही हम देखते हैं कि 1829 में बंगाल में सती प्रथा और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1830 ईस्वी में बंबई में और मद्रास में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बंबई और मद्रास में भी प्रतिबंध। ठीक है, तो पहले 1829 में बंगाल में प्रतिबंध लगा, फिर 1830 में बंबई और मद्रास में प्रतिबंध लगा। तो बाल विवाह और सती प्रथा पर का पुरजोर विरोध किया। दूसरा हम देखेंगे इन्होंने
विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, जहां इन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का प्रजोर विरोध किया, वहीं इन्होंने विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह का पुरजोर समर्थन किया। इन्होंने समाज में महिलाओं की जो कंडीशन है, समाज में महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने समाज में महिलाओं की दशा है उसको सुधारने का प्रयास किया। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए पक्षधर थे ये। इनका मानना था कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को भी जो वेद और ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो ये महिलाओं, समाज में महिलाओं की जो दशा है उसको सुधारने के लिए पक्षधर थे, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा आदि का भी प्रबंध करने का आह्वान किया लोगों को। एक पॉइंट और देखते हैं कि राजा राममोहन राय जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। ठीक है, राजा राममोहन राय जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। समाज में छुआछूत का जो एक भेदभाव चल रहा था, भेदभाव छुआछूत जो की जा रही थी उच्च जाति वालों के द्वारा निम्न जाति वालों से, तो उस छुआछूत और भेदभाव का भी उन्होंने विरोध किया। ये सामाजिक क्षेत्र के योगदान में आप लोग तो देख लेंगे, छुआछूत और भेदभाव का विरोध। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि जब तक समाज में ये अलग अलग जातियों और अलग अलग वर्णों में विभाजित रहेगा, तब तक छुआछूत और भेदभाव को बढ़ावा मिलता रहेगा। इसी कारण से उन्होंने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। सामाजिक क्षेत्र में योगदान देखा। आगे हम देखते हैं इनके आर्थिक क्षेत्र में योगदान। आर्थिक क्षेत्र में हम लोग योगदान की बात करेंगे। देखिए, आर्थिक क्षेत्र में जब हम योगदान की बात करते हैं तो इनका मानना था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की जो ये दुर्दशा है, जो पिछड़ापन है भारत का, उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि जो ब्रिटेन से जो बना हुआ माल है वो भारत में आ रहा है बिना किसी भी आयात शुल्क के, और जो भारतीय जो काश्तकार हैं इनके माल पर जब ये बाहर जाता है निर्यात के लिए, तो उस पर बहुत भारी टैक्स लगाया जाता है। दूसरी बात, इनका मानना था कि भारत की जो आर्थिक दुर्दशा है इसका महत्वपूर्ण कारण किसानों के ऊपर जो भारी भरकम लगान आरोपित किया गया है, वो भारी भरकम जो लगान है, जो कर है वो है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, किसानों पर लगाए गए भारी करों पर कमी। इन्होंने सबसे पहले क्या प्रयास किया कि किसानों पर जो भारी लगान लगाए जा रहे हैं, भारी जो कर लगाए जा रहे हैं, उन भारी करों पर कमी की जाए, यानी कि राजस्व को, जो भू राजस्व है, भू राजस्व को घटाने की बात की। भू राजस्व को घटाने की इन्होंने वकालत की। इन्होंने कहा कि किसानों से जो भू राजस्व तोला जा रहा है उस भू राजस्व को घटाइए, जिससे किसानों की जो ये दयनीय दुर्दशा है उस दयनीय दुर्दशा में सुधार हो सके। अच्छा, इस समय तक लगान किसी किसी क्षेत्र में बढ़ करके 50% और 50% से ऊपर भी हो गया था, तो इन्होंने कहा कि लगान की दरों को कम किया जाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि ब्रिटेन से आने वाले माल पर आयात शुल्क लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या प्रयास किया कि अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से कि ब्रिटेन से जो इंपोर्ट किया जाने वाला जो माल है, जो भारत में बिकने के लिए आ रहा है, तो उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ एक काफी सारे उद्योग प्रारंभ हो चुके थे मैनचेस्टर और लंदन वगैरह में, तो वहां से जो सूती वस्त्र है और बहुत सारे फिनिश गुड हैं
वो भारत आ रहे थे। भारत से जो कच्चा माल है वो विदेश जा रहा था और विदेशों से बना बनाया माल भारत आ रहा था, क्योंकि भारत एक काफी बड़ा बाजार था भाई। तो इन्होंने कहा कि जब अब चूंकि जो भारतीय जो माल है उस पर टैक्स लगाया जाता था और जो विदेश से जो ब्रिटेन से जो माल आता था उस पर टैक्स लगाया नहीं जाता था, तो इसकी वजह से भारतीय माल महंगा हो जाता था और ब्रिटेन का जो माल है वो सस्ता हो जाता था। दूसरी बात, जो भारतीय जो वस्त्र है या जो सामान है वो हाथों से ही बनाए जाते थे। अगर सूती वस्त्र की हम बात करें तो भारतीय सूती वस्त्र हाथ से ही बनाए जाते थे, जबकि ब्रिटेन का जो माल था क्योंकि वहां औद्योगिकरण स्टार्ट हो चुका था तो वहां मशीनों की और मतलब उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी। इसी वजह से यहाँ से कच्चा माल कपास वगैरह ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से भी मशीनों के द्वारा बना हुआ माल भारत आता था। तो जिसके कारण क्या है, एक तो उसकी कॉस्ट कम पड़ती थी, उसके बाद उसमें आयात शुल्क लगता नहीं था, और तीसरी बात उसकी जो फिनिशिंग है मशीनों के द्वारा तैयार माल की फिनिशिंग भी हाथ के द्वारा तैयार माल से ज्यादा बेहतर होती थी। इसी कारण से भारतीय जो बुनकर है, जो हस्तकरघा उद्योग है, ठीक है, जो दस्तकार ये सब क्या हुए, इन सभी का जो उद्योग है चौपट हो गया। तो दूसरी बात इन्होंने कहा कि भारतीय मालों पर निर्यात शुल्क हटाया जाए। जहां इन्होंने कहा कि ब्रिटेन से आने वाले माल पर आयात शुल्क लगाया जाए, और इन्होंने कहा कि जो भारतीय माल है उस पर निर्यात शुल्क हटाया जाए। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में योगदान देखिए, किसानों पर जो लगाए जा रहे जो लगान है उसकी राशि कम कर दी जाए, जो ब्रिटेन से आने वाला जो माल है उसको आयात शुल्क लगाया जाए, भारतीय मालों पर निर्यात शुल्क हटा दिया जाए। ठीक है, चौथा इन्होंने कहा कि जो भारतीय जो काश्तकार हैं, भारतीय काश्तकारों को, काश्तकार में जो किसान वगैरह हैं, काश्तकारों को जमींदारों से संरक्षण दिया जाए। इस समय जो जमींदार वर्ग हैं ये किसानों पर काफी ज्यादा अन्याय कर रहे थे, जो साहूकार है वो किसानों पर बहुत अन्याय कर रहे थे। उन्होंने कहा काश्तकारों को जमींदारों और साहूकारों से संरक्षण दिया जाए। अब साहूकार क्या है कि इनको ब्याज पर राशि दे देते थे और फिर इनसे इनकी जो जमीन है वो अपने नाम करवा लेते थे। ना दे पाने की कंडीशन में जमींदार भी इनको अपनी जमीनों से बेदखल कर देते थे। तो इन्होंने कहा कि जमींदारों से काश्तकारों को संरक्षण दिया जाए। पांचवा इन्होंने कहा कि भारत में भी उद्योगों की स्थापना की जाए। जैसे उद्योग ब्रिटेन वगैरह प्रारंभ हो चुके थे औद्योगिकरण के पश्चात, तो उन्होंने कहा भारत में भी उद्योगों की स्थापना की जाए, क्योंकि अभी क्या है, अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत से जो कच्चा माल है केवल वो ले जा रहे थे ब्रिटेन, और वहां से भी फिनिश गुड तैयार जो माल है वो भारत लेके आ रहे थे, भारत के बाजार के तरीके उपयोग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, भारत में भी उद्योगों की स्थापना करिए, क्योंकि जब भारत में उद्योगों की स्थापना हो जाएगी तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, जिससे जब भारत में उद्योगों की स्थापना हो जाएगी जिससे भारत का आर्थिक विकास होगा। तो इनका मानना था कि भारत में उद्योगों के विकास से ही भारत का आर्थिक विकास संभव है। ठीक है, भारत का आर्थिक विकास संभव है। इनका मानना क्या था कि भारत में उद्योगों की स्थापना के से ही भारत का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। तो भारत में आधुनिक जो उद्योग हैं, आधुनिक उद्योगों की स्थापना का भी पुरजोर समर्थन किया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र के इनका जो योगदान है। सांस्कृतिक क्षेत्र में हम देखेंगे शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान। तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में हम लोग योगदान की बात देखेंगे हम लोग इनके। तो इनके द्वारा कुछ जो पत्रिकाएं हैं उनके संपादन को देखेंगे, कुछ इनके द्वारा पुस्तकों की रचना की गई उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पत्रिकाएं और पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया। तो देखिए 1809 ईस्वी में इन्होंने तोहफत उल मुआवुद्दीन नामक एक पुस्तक का फारसी में रचना की। 1809 ईस्वी में क्या नाम था पुस्तक का? तोहफत उल मुआवुद्दीन, तोहफत उल मुआवुद्दीन 1809 में। कौन सी भाषा में? फारसी में। ठीक है,
तो इन्होंने फारसी भाषा में 1809 ईस्वी में तोहफत उल मुआवुद्दीन नामक एक पुस्तक की रचना की। ठीक है। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ इंडिया, 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ इंडिया इन्होंने रचना की। अभी प्रिसेप्ट्स ऑफ इंडिया जो है क्या है, ये जो ईसाई जो समाज है उसमें कुछ जो कुरीतियां हैं उसका इसमें जिक्र किया गया। इन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन है वो ईसा मसीह को भगवान का अवतार मानते हैं, तो इसका इन्होंने थोड़ा सा विरोध किया। ठीक है। तो इन्होंने मुख्य प्रिसेप्ट्स ऑफ इंडिया में क्या उद्देश्य था कि जो क्रिश्चियन जो ईसाई समाज है उसमें जो कुछ कुरीतियां हैं या ईसा मसीह को लेकर के जो काफी ज्यादा चीजें कही जा रही थी उसका इन्होंने थोड़ा सा विरोध किया। ठीक है। तो ईसा मुख्य रूप से इन्होंने इसमें ईसा मसीह से संबंधित बातों का जिक्र किया। तो 1809 में तोहफत उल मुआवुद्दीन हो गई, 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ इंडिया हो गई, 1821 में इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी की रचना की। 1821 में संवाद कौमुदी कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक है। तो 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी की स्थापना हो गई, रचना हो गई। फारसी भाषा में इन्होंने किरातुल अखबार की रचना की 1822 में। 1822 में किरातुल अखबार। ठीक है। 1822 में इन्होंने किरातुल अखबार का संपादन प्रारंभ किया। ठीक है। और किस भाषा में था किरातुल अखबार? फारसी भाषा में। 1822 में फारसी भाषा में किरातुल अखबार का इन्होंने संपादन प्रारंभ किया। 1822 ईस्वी में इन्होंने एक मैगजीन, ब्रह्मंडल मैगजीन, 1822 में ब्रह्मंडल मैगजीन का इन्होंने संपादन किया था 1822 ईस्वी में। तो मुख्य इनके जो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान है क्या क्या हो गया? तोहफत उल मुआवुद्दीन एक पुस्तक की रचना की फारसी भाषा में 1820 में। ईसाई धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उन पर इन्होंने प्रकाश डाला एक पुस्तक के माध्यम से जिसका नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ इंडिया। 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में किरातुल अखबार, 1822 में ब्रह्मंडल मैगजीन और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। अच्छा, 1817 ईस्वी में इनके द्वारा हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई कलकत्ता में, जो कि डेविड हेयर के सहयोग से की गई थी। तो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता में। और किसके सहयोग से? तो डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। ठीक। तो यह मुख्य रूप से हमने देख लिए शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो ये हो गया 1825-17 में हिंदू कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना। ये कुछ हमने इनकी द्वारा लिखित कुछ पत्रिकाएं, अखबार और पुस्तकें देख ली। ये हो गया राजा राम मोहन राय के द्वारा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान। अब हम देखते हैं धर्म के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, और फिर देखेंगे कि अब जो है जो ब्रह्म समाज है वो किस तरीके से अब कई भागों में विभक्त हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे धर्म के क्षेत्र में योगदान। जब धर्म के क्षेत्र में योगदान की बात करते हैं हम लोग, तो देखते हैं सबसे पहले 1814 ईस्वी में इनके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया जाता है, और 1816 ईस्वी में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन किया जाता है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। ये आत्मीय सभा का गठन क्यों किया गया था? ताकि हिंदू समाज में जो मतलब बंधुता भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो आत्मीय सभा का गठन किया 1814 में। 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। 1828 में इन्होंने
ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक, 1814 आत्मीय सभा, 1816 वेदांत सोसाइटी, 1828 में ब्रह्म समाज। ये तीन इनके द्वारा हम लोगों ने जो संगठन है उनका हम लोगों ने गठन देखा। फिर हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं ये एकेश्वरवाद के विरोधी थे। इन्होंने एकेश्वरवाद का विरोध किया और इन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थक थे और विरोध पहला किया बहुदेववाद जो है, बहुदेववाद का उन्होंने विरोध करके और उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर है, बस उसके रूप अलग अलग है, लोग अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुदेववाद का विरोध कर एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। मूर्ति पूजा वगैरह का भी, जो मंदिरों में जो भेदभाव चल रहा था ऊंची जातियों नीची जातियों का, इसका भी इन्होंने विरोध किया। यानी जो नीची जातियां हैं इनको भी मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया। तो देखेंगे हम लोग, नीची जातियों का मंदिर प्रवेश का प्रयास। ठीक है, इन्होंने जो नीचे जातियां हैं जिनको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था तो उनको भी मंदिर में प्रवेश कराने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ठीक, तो एकेश्वरवाद का समर्थन किया, नीची जातियों को मंदिर में प्रवेश का प्रयास किया। ये एक तरीके से इसको हम सामाजिक सुधार में ले सकते हैं, सामाजिक सुधार का भाग हो गया। कर्मकांड और मूर्ति पूजा के इन्होंने विरोध किया। मुख्य इनके द्वारा किए गए कुछ संशोधनों को हम लोगों ने देख लिया, इनके द्वारा कुछ जो कार्य है उनको देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ और फैक्चुअल चीजें इनके बारे में। तो देखिए 1830 ईस्वी में क्या हुआ। 1830 ईस्वी में इस समय मुगल शासक हुआ करते थे अकबर सेकंड। तो 1830 ईस्वी में मुगल शासक अकबर सेकंड ने इनको अपने दरबार में बुलाया और इनको ब्रिटेन जाने की सलाह दी। इनको ब्रिटेन भेजे, और ब्रिटेन भेजे जाने का इनका कारण क्या था, ताकि ब्रिटेन में जाकर के, और ब्रिटेन जो क्राउन है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसको अकबर सेकंड की हालातों से अवगत कराना कि जो भारतीय जो मुगल शासक है इसकी हालत काफी गंभीर है, इसके जो है जो पेंशन है, पेंशन की राशि बढ़ाई जाए। तो 1830 में अकबर सेकंड इनको कहां भेजता है, ब्रिटेन भेजता है। और इसके पीछे भेजे जाने का उद्देश्य क्या था, ताकि जो अकबर सेकंड है इसकी पेंशन में बढ़ोतरी, इनके पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के इन्होंने भेजा इसको ब्रिटेन, और अपनी जो हालत है, जो गंभीर हालत है, इससे जागरूक कराने के लिए इन्होंने कहा। ठीक है, अब जब अकबर सेकंड इनको अपने दरबार में बुलाता है, ब्रिटेन जब भेजने के लिए, जब ब्रिटेन जाने के लिए इनको कहता है, तो उसी समय राजा राम मोहन राय को, मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। कब दी गई, तो 1830 में दी गई। किस समय दी गई, जब इनको राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने अपने दरबार में बुलाया था और इनको ब्रिटिश जाने के लिए कहा था। ठीक है, ब्रिटिश जाने के लिए इनको, ब्रिटेन जाने के लिए इनको तैयार किया था। अब राजा राम मोहन राय इनके संदेश को लेकर के ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन में ही 1833 ईस्वी में, ब्रिटेन में ही 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक एक जगह है, लंदन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनका संदेश लेकर के 1830 में ये इंग्लैंड जाते हैं, वहीं ये अपना 3 साल वहीं पे रहते हैं, और 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तब इन्होंने जो ब्रह्म समाज का जो कार्यभार है, ब्रह्म समाज का कार्यभार ये द्वारकानाथ टैगोर को सौंप करके गए। ब्रिटेन में इनकी 1833 में जब मृत्यु हो जाती है, तो 1833 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर जो है वो इस ब्रह्म समाज के ट्रस्टी बन जाते हैं, या ब्रह्म समाज के अगर देखा जाए तो जो सर्वे सर्वा है वो बन जाते हैं। यानी कि ब्रह्म समाज का सारा जो भी प्रबंधन वगैरह है वो सब द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में चला जाता है। 1833 से लेकर 1845 तक द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में प्रबंधन रहता है। 1845 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर अपने बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर को
ब्रह्म समाज की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। अब जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं ये क्या करेंगे, 1856 ईस्वी में केशवानंद सेन को ये इस ब्रह्म समाज का प्राचार्य नियुक्त करते हैं। देखिए ट्रस्टी तो कौन है, ट्रस्टी तो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1856 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को इस जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का प्रचार नियुक्त किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रचार कब नियुक्त किया गया, 1856 में किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन अब जब जो ये केशव चंद्र सेन है ये थोड़ा सा उदारवादी प्रवृत्ति के थे, तो जब इन्होंने प्रचार जब नियुक्त हो गए इस ब्रह्म समाज का, तो इनका कद भी समाज में काफी बढ़ गया था, इनको काफी सारी सभाओं में इनको आमंत्रित किया जाने लग गया। तो चूंकि ये उदारवादी प्रवृत्ति के थे, तो अपनी उदारवादी प्रवृत्ति के कारण ये कभी कभी हिंदू धर्म के भी अगेंस्ट स्पीच दे दिया करते थे, हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ाने लग गए। ठीक है, मतलब बातों बातों में ये अपनी उदारवादिता को पर्चा देने के लिए, ठीक है, कि मैं काफी उदारवादी प्रवृत्ति का हूं, ये क्या करने लगे, उदारवादी प्रवृत्ति के कारण ये हिंदू समाज का मजाक उड़ाने लगे। अब जब ये हिंदू समाज का मजाक उड़ाने लगे, तब देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा और 1865 ईस्वी में इनसे इनका जो कार्यभार है, प्रचार का जो पद है, वो वापस ले लिया जाएगा। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य पद से हटा दिया जाता है। कि एकमात्र ट्रस्टी कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1865 ईस्वी में इनको केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया जाएगा। तो 1865 ईस्वी में जो ये ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज का पहली बार विघटन होगा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का 1865 में ब्रह्म समाज का विघटन हो जाएगा और इसका विघटन दो भागों में होगा। एक भाग का नाम है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा जो भाग है इसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, इन दो भागों में ब्रह्म समाज का विघटन हो जाएगा। जो आदि ब्रह्म समाज है, ये तो यही मूल ब्रह्म समाज है, जिसका नेतृत्व किसके पास है, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके जो समर्थक हैं, उनके द्वारा आदि ब्रह्म समाज, और जो आचार्य केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन और उनके जो समर्थक हैं, वो किसमें चले जाते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज में। तो पहली बार 1865 में क्या हो रहा है कि जो ब्रह्म समाज है इसका विघटन हो रहा है। अब जो ये केशव चंद्र सेन है, क्योंकि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करना, धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं इनको दूर करना, बाल विवाह का विरोध करना, सती प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, है ना, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, यही मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। लेकिन केशव चंद्र सेन के द्वारा एक गलती होती है, और गलती के द्वारा ये होती है कि अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के एक अधेड़ उम्र के एक राजा से कर देते हैं। ठीक है, जहां ये खुद बाल विवाह के विरोधी थे और इनका जो संगठन है उस संगठन का मुख्य उद्देश्य ही बाल विवाह का विरोध करना था। लेकिन ये क्या करते हैं, ये केशव चंद्र सेन अपनी 12 वर्ष की पुत्री का विवाह कर देते हैं। ठीक है, पुत्री का विवाह करते हैं, जिससे अब क्या हो जाएगा, 1874-75 के आसपास ये अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अब जो है इनके जो समर्थक हैं, इनके समर्थकों में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इनके विरोध चले जाएंगे। ठीक, हाँ, तो अब क्या है, 12 वर्षीय पुत्री का ये विवाह कर देंगे एक बिहार के अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ, तो इस भारतीय ब्रह्म समाज का भी अब विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भारतीय ब्रह्म समाज है, इस भारतीय ब्रह्म समाज के भी जो इनके समर्थक थे, उन समर्थकों में से भी बहुत सारे
ऐसे हैं जो इनका विरोध करने लग जाएंगे। और इसी में से एक प्रमुख है जिनका नाम है शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, एक शिवनाथ शास्त्री हैं जो कि इनका काफी अधिक विरोध करते हैं। ठीक है, कहां पे था? अच्छा, ये अब क्या हो रहा है देखिए, 1865 में आज ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज का विघटन हुआ। अपने 12 वर्षीय पुत्री का विवाह ही कर देते हैं कब? 1878 में बिहार के एक अधेड़ उम्र के राजा के साथ। तो अब जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसमें भी दरार पड़ जाएगी। और एक मुख्य इनके समर्थक थे जिनका नाम था शिवनाथ शास्त्री। जो शिवनाथ शास्त्री हैं, इनके द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के और एक नया संगठन का गठन किया जाएगा जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। तो जो शिवनाथ शास्त्री है, ये शिवनाथ शास्त्री इस भारतीय ब्रह्म समाज से पृथक होकर के और साधारण ब्रह्म समाज का गठन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ब्रह्म समाज है उसका पहले आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज में विघटन हुआ, फिर भारतीय ब्रह्म समाज का भी शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज में गठन हो गया। लेकिन इतने सारे भागों में बढ़ने के बावजूद भी जो ब्रह्म समाज है इसका मुख्य उद्देश्य वही रहा कि जो भारतीय समाज है, भारतीय जो धर्म है, उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद की कुछ और घटनाएं, इसके कुछ और जो कारणों को देखेंगे। तो उसमें से हम लोग ठीक, अच्छा कुछ बचा नहीं, राजनीतिक उपलब्धियां बता दी, धार्मिक, आर्थिक, धर्म के में शिक्षा सहित सब सारी उपलब्धियां बता दी। अच्छा, अब ये हो गया ब्रह्म समाज, बहुत पढ़ लिए, कितना पढ़ेंगे मुझे लग रहा है सारी महत्वपूर्ण चीजें इंक्लूड कर ही दी है मैंने। अब हम देखते हैं प्रार्थना समाज। अब हम देखते हैं प्रार्थना समाज। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो प्रार्थना समाज को नेतृत्वकर्ता के रूप में, या इसको हम देखेंगे इसके फाउंडर के रूप में 3 लोगों का जिक्र मिलता है। एक तो महादेव गोविंद रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े, ठीक है, एक महादेव गोविंद रनाड़े हो गए। दूसरे आपके आत्माराम पांडुरंग और वीएम मालाबारी। आत्माराम पांडुरंग और वीएम मालाबारी, ये 3 लोग कौन है? ये 3 लोग प्रार्थना समाज के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो उद्देश्य क्या है? वही भारतीय समाज या हिंदू जो समाज है, हिंदू समाज में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों को दूर करना। ठीक है, तो जो प्रार्थना समाज है इसका भी मुख्य उद्देश्य वही है, हिंदू समाज में व्याप्त जो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां हैं इनको दूर करने का प्रयास करना। उपलब्धियों में अगर हम देखेंगे तो प्रार्थना समाज के संस्थापकों ने महिलाओं और दलितों के उत्थान और उनके विकास पर बल दिया। उपलब्धियों में अगर हम लोग देख लेते हैं तो प्रार्थना समाज ने समाज की महिलाओं एवं दलितों की सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि इस समय समाज में सबसे दयनीय स्थिति दलितों की थी और महिलाओं की थी। तो इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ? उपलब्धियों में क्या है कि प्रार्थना समाज ने समाज की महिलाओं और जो दलित हैं दलितों के उत्थान पर और उनकी स्थिति को सुधारने पर बल दिया। 1884 में
इस प्रार्थना समाज के द्वारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई। दूसरा देखें तो 1884 में प्रार्थना समाज के द्वारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन कहां पर? पुणे में। तो 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया प्रार्थना समाज के द्वारा, कहां पर? पुणे में। ठीक है। और इस दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं, दलित हैं, या जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, दलितों एवं जो गरीब हैं, ठीक है, दलितों एवं गरीब वर्ग के लोगों के लिए रात्रिकालीन शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है। इन्होंने कहा कि चलो दिन में अगर ये लोग अपने कामों की वजह से, ठीक है, अपने रोजगार की वजह से अगर दिन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए उन्होंने क्या किया कि रात्रि में, ताकि लोग रात्रि में ये अपने कामों से फुर्सत होने के बाद और रात्रि में लोग शिक्षा प्राप्त कर सके। इसकी वजह से इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया पुणे में, जिसका मुख्य उद्देश्य था दलितों और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए रात्रिकालीन शिक्षा का व्यवस्था करना। 1891 में पुणे में ही इनके इस जो संस्था है इसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया गया। तो 1891 में देखेंगे हम लोग, 1891 में इस संगठन के द्वारा, प्रार्थना समाज के द्वारा पुणे में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो विधवाएं थी उन विधवाओं का दोबारा से विवाह किया जाए। ठीक है, क्योंकि विधवाओं की जो कंडीशन है, एक तो महिलाओं की कंडीशन खराब थी समाज में, और ऊपर से जो विधवाएं थी, इन विधवाओं की कंडीशन समाज में और अधिक खराब थी। तो इसी वजह से इन लोगों ने विधवा महिलाओं का उत्थान करने के लिए इन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह संघ 1891 में। और इस संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था कि महिलाओं का पुनर्विवाह किया जा सके, जिससे इनकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में सुधार हो। तो प्रार्थना समाज आपने देख लिया। प्रार्थना समाज से आपसे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी आपको याद रखना है कि किस संगठन ने पहली बार दलितों और मजदूरों के लिए रात्रिकालीन शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा, प्रार्थना की मदद से प्रार्थना समाज के द्वारा। प्रार्थना समाज के तीनों जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनको याद रखना है, जिसमें से आपका महागोविंद रनाडे, आपके वीएम मालावारी और आत्माराम पांडुरंग तीनों महत्वपूर्ण हैं। अब हम देख लेते हैं आर्य समाज को। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सभी लोग हम जानते हैं दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। ठीक, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इनके अगर हम जन्म के संबंध में बात करें तो 1824 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। मूलशंकर का जन्म, मूलशंकर का मुख्य नाम था। इनका जो जन्म है, जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात काठियावाड़ में। ये भी काफी कुशाग्र बुद्धि के और काफी मतलब एक संभ्रांत परिवार में इनका भी जन्म हुआ था। काठियावाड़ रियासत से संबंधित थी ये। तो इनका जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। जब ये 21 वर्ष की अवस्था के थे तभी इनका जो मन है वो समाज में नहीं लगने लग गया, और ये अब सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में अब एक तरीके से वैराग्य की भावना इनके मन में पैदा हो गई। तो 21 वर्ष की अवस्था में ही, 21 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं। ठीक है, 21 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करते हैं, घर से निकलते हैं, और घर से निकल करके इनकी सबसे पहली मुलाकात होती है स्वामी पूर्णानंद से। ठीक है, इनकी जो पहली मुलाकात है, इनकी पहली मुलाकात होती है स्वामी
पूर्णानंद से, और स्वामी पूर्णानंद के ही सलाह पर ये अपना नाम क्या कर लेते हैं, दयानंद सरस्वती। तो मूल नाम क्या है इनका, मूल शंकर स्वामी पूर्णानंद की से मिलने के बाद इनकी सलाह पर ही अपना नाम रख लेते हैं दयानंद सरस्वती। उसके बाद फिर ये मथुरा जाते हैं और मथुरा में इनकी मुलाकात होती है, मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा में इनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद से। ठीक है, मथुरा में इनकी मुलाकात किससे होगी, स्वामी विरजानंद से। स्वामी विरजानंद ग्रंथों के, पुराणों के काफी प्रकांड विद्वान थे, काफी जानकार भी थे, और इन विरजानंद से मिलने के बाद ही, इनके संपर्क में आने के बाद ही स्वामी दयानंद के मन में भी पुराणों के प्रति, वेदों के प्रति एक जो उसको ग्रहण करने की इच्छा जागृत हुई, उसके प्रति इनका झुकाव हुआ। तो विरजानंद से मुलाकात के पश्चात ही इनका जो झुकाव है वो वेदों और पुराणों की ओर हुआ। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम है, तो विरजानंद। पहले इनकी मुलाकात होती है पूर्णानंद से, उन्हीं की सलाह पर दयानंद सरस्वती नाम रख लेते हैं। विरजानंद के संपर्क में आने के बाद ही इनका जो रुझान है वो वेदों की ओर आ जाता है, वेद और पुराणों की ओर। ठीक है, और कहां पर इनकी मुलाकात होती है विरजानंद से, ये भी याद रखना है, मथुरा में। काफी समय तक ये विरजानंद के साथ व्यतीत करते हैं। ठीक है, काफी लंबा वक्त विरजानंद के साथ व्यतीत करते हैं। और फिर एक मुख्य घटना ये हम देखेंगे, तो विरजानंद से ये देखेंगे, विरजानंद से इनको वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जो रुझान है, रुझान वेदों की ओर हुआ, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1867 ईस्वी में, 1867 में ये हरिद्वार कुंभ में शामिल होते हैं, हरिद्वार कुंभ में शामिल होते हैं। ठीक है, और हरिद्वार कुंभ में ही इनके द्वारा पाखंड खंडनी नामक पताका फहराया जाता है, और इस समय इनके द्वारा पाखंड खंडनी पताका फहराया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पाखंड खंडनी नामक पताका किसके द्वारा फहराया गया, तो स्वामी दयानंद के द्वारा फहराया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया स्वामी दयानंद के बारे में कुछ चीजें। अब हम इनकी कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं, इनकी उपलब्धियों में क्या क्या है। तो उपलब्धियों के क्रम में फिर से हम वही कुछ सामाजिक उपलब्धियां, कुछ राजनीतिक, कुछ धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, ये सारी उपलब्धियां देखेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में जब हम उपलब्धियों को देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य के पुरजोर समर्थक थे। ठीक है, अगर हम राजनीतिक उपलब्धियों देखते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य के काफी तगड़े समर्थक थे, और इनका मानना था कि भारत का विकास, भारत का उत्थान तभी संभव है जब स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। भारत के विकास के लिए पूर्ण स्वराज्य आवश्यक है। इनका कहना था कि भारत का पूर्ण विकास तभी हो सकता है, उत्थान तभी हो सकता है जब भारत को पूर्ण रूप से स्वराज्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, स्वराज राजनीतिक हमने तो देख लिया कि स्वराज के समर्थक थे। अच्छा, इनका एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने, इनका एक जो कथन है काफी महत्वपूर्ण है, पूछा सकता है कि किसके द्वारा कहा गया कथन है। इन्होंने कहा कि बुरा से बुरा देसी शासन, बुरा से बुरा स्वशासन या देसी शासन, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से कहीं अधिक बेहतर है। मतलब अपना ये जो स्वराज्य के जो समर्थन वाली बात है उसी को इन्होंने यहां भी जाहिर किया। इन्होंने कहा कि बुरा से बुरा देसी शासन, मतलब खुद का शासन जितना बुरा हो लेकिन फिर भी वो विदेशियों के शासन से कहीं अधिक अच्छा होगा। भले ही विदेशियों का शासन कितना भी अच्छा हो लेकिन अपना खुद का शासन उससे फिर भी कहीं अधिक बेहतर है। तो इनकी राजनीतिक इन्होंने उपलब्धियां देखी। राजनीतिक उपलब्धियों में इन्होंने स्वराज्य के
पुरजोर समर्थक थे। सामाजिक उपलब्धियों में देखेंगे, सामाजिक उपलब्धियां क्या रही इनकी, तो सामाजिक उपलब्धियों में हम देखेंगे कि इन्होंने भी विधवा विवाह का, सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, वही जो समाज में जो गलत कुरीतियां थी मुख्य रूप से, ठीक है। तो इन्होंने एक मुख्य देखेंगे छुआछूत का विरोध, जबकि इन्होंने जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसका बहुत अधिक विरोध नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ये वापस से समाज में वही पुरानी जो पौराणिक जो चीजें हैं, ठीक है, इन्होंने कभी कहा भी था वेद की ओर लौट चलो, तो जो प्राच्य जो संस्कृति है, पुरानी जो संस्कृति है, उसी को वापस लाने के पक्षधर थे। इस कारण इन्होंने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, वर्ण व्यवस्था का, लेकिन इन्होंने उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जो एक छुआछूत का जो विचार था, भेदभाव का जो विचार था, इसका इन्होंने विरोध किया, ठीक है। इन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, ठीक है। इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया, ठीक। समाज में हमने देखे जो छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। और बाल विवाह योग इनकी सामाजिक उपलब्धि, बाल विवाह और छुआछूत का विरोध, जबकि अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया। राजनीतिक उपलब्धि देख ली, सामाजिक देख ली। अब देखें आर्थिक उपलब्धि, तो सरस्वती स्वदेशी के समर्थक थे और वो कहते थे कि स्वदेशी के माध्यम से ही स्वराज्य संभव है, ठीक है, स्वदेशी के समर्थक थे ही। आर्थिक उपलब्धियों में स्वदेशी समर्थक थे। इन्होंने कहा कि जितना अधिक से अधिक हो सके भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, भारत में ही उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए, और इन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए, भारत का अगर विकास करना है तो भारत के लोगों के द्वारा विदेशी चीजों का बहिष्कार करके और स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो इनका मानना क्या था कि स्वदेशी के माध्यम से ही स्वराज्य संभव है। इन्होंने स्वदेशी के माध्यम से स्वराज्य की बात की। इन्होंने कहा स्वदेशी के माध्यम से ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है, स्वराज्य लाया जा सकता है। आर्थिक उपलब्धि में हो गया कि इन्होंने कुटीर और जो लघु उद्योग हैं उनके विकास पर बल दिया, भारत में उद्योगों के विकास पर बल दिया, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया, विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं के का विरोध करने पर बल दिया कि उसका उपयोग ना करें। साथ ही साथ इन्होंने स्वदेशी के द्वारा ही स्वराज्य की प्राप्ति का आह्वान किया, या लोगों को जागरूक किया कि स्वदेशी के द्वारा ही स्वराज्य की प्राप्ति की जा सकती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखेंगे तो दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, सांस्कृतिक में अगर देख लेते हैं तो दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी, ठीक है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। सभी मुख्य रूप से इस समय के जो समाज सुधारक हैं सभी ये काम कर रहे हैं। मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा का विरोध किया एवं एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया। संस्कृत में हो गया। इन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, ये भी महत्वपूर्ण है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना, ठीक है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हो गई। उसके बाद 1876 ईस्वी में इन्होंने वेद भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। 1876 में इन्होंने वेद भाष्य ग्रंथ की रचना की, ठीक। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई 1874 में,
और वेद भाषा नामक ग्रंथ की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई? 1876 में। वेद भाषा नामक ग्रंथ की रचना का जो मुख्य उद्देश्य था, यह जो वेद भाष्य जो ग्रंथ है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था ऋग्वेद और यजुर्वेद की बातों से लोगों को परिचित कराना। तो इस वेद भाष्य जो ग्रंथ है इसका उद्देश्य था कि ऋग्वेद व यजुर्वेद से लोगों को परिचित कराना। ठीक है। इसी समय इन्होंने एक भाषण दिया, लोगों को कहा वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया, यानी कि ये क्या है, जो प्राच्य संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, इस वैदिक संस्कृति को समाज में पुनः स्थापित करना चाहते थे। तो ये जो है वैदिक संस्कृति को समाज में पुनः स्थापित करने के पक्षधर थे। ठीक है। तो ये समाज में वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने के पक्षधर थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये हो गया मुख्य। फिर हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद के हम कुछ घटनाएं देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अब शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ इस आर्य समाज के योगदान को हम देख लेंगे। आर्य समाज का शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो इनकी मृत्यु के पश्चात 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात दो व्यक्ति, एक लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। लाला लाजपत राय व लाला हंसराज के द्वारा, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज के द्वारा लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। डीएवी कॉलेज की स्थापना, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है। और इस डीएवी कॉलेज का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य पाश्चात्य एवं प्राच्य शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है। तो डीएवी कॉलेज का उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों में पाश्चात्य और प्राच्य शिक्षा, पाश्चात्य में आधुनिक शिक्षा और प्राच्य में वेदों की शिक्षा, ये दोनों शिक्षाएं उपलब्ध कराना इस डीएवी कॉलेज का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। 1896 में तो यहां पर दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो ये आर्य समाज है, आर्य समाज के जो समर्थक हैं, इन आर्य समाज के समर्थकों के बीच भी विरोधाभास आ जाता है। और जब आर्य समाज के समर्थकों के बीच ये शिक्षा को लेकर के विरोधाभास आता है। कुछ समर्थक पक्षधर थे कि केवल प्राच्य शिक्षा दी जाए डीएवी कॉलेजों के माध्यम से, और कुछ का मानना था कि पाश्चात्य और प्राच्य दोनों शिक्षाएं दी जाए। तो इससे इनके जो समर्थक है इनके बीच में विरोध हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और फिर कुछ समर्थक अलग होकर के आर्य समाज के, और 1902 ईस्वी में हरिद्वार में श्रद्धानंद, एक मुख्य आर्य समाज के फॉलोअर थे जो कि इससे अलग हो गए बाद में, और 1902 ईस्वी में हरिद्वार में श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी, काफी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है अभी भी, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। और ये जो गुरुकुल कांगड़ी है, ये गुरुकुल कांगड़ी प्राच्य शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। ठीक है। तो गुरुकुल कांगड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों को प्राच्य शिक्षा देना, यानी वेदों की शिक्षा देना। ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? प्राच्य शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करना। तो आर्य समाज का हमने मुख्य उद्देश्य देख लिया। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को, या समाज के लोग हैं इनको वापस से वेदों की ओर ले चलना, या वेदों की जो शिक्षाएं हैं उसको समाज में स्थापित करना। ठीक। अच्छा, मुख्य चीज तो हमने भूले गए कि जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 ईस्वी में दयानंद
सरस्वती के द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई? बंबई में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ठीक है। और 1875 में देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई कहाँ? बंबई में। और 1877 ईस्वी में जो इसका हेडक्वार्टर है आर्य समाज का, वो लाहौर कर दिया गया, लाहौर स्थानांतरित। ठीक है। बंबई में 1875 में स्थापना हो रही है और इसके हेडक्वार्टर को 1877 ईस्वी में बंबई में स्थापित कर दिया गया। ठीक। तो ये रहा आपका आर्य समाज की मैंने पूरी बातें कर दी। अच्छा, कुछ आर्य समाज के द्वारा किए गए कुछ कार्यों की और बात करेंगे, जैसे कि दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन चलाने के पीछे का उद्देश्य क्या था कि जो ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया, जैसे कि 1813 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश जो मिशनरी है वो भी भारत आने लग गए थे, और जो ब्रिटिश मिशनरी हैं वो भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लग गए। ठीक है। उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लग गए, ईसाई धर्म में दीक्षित करने लग गए। तो अब ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि अपना धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को वापस से हिंदू धर्म में लेकर के आना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य भी था। ठीक है। कि जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को वापस से हिंदू धर्म में लाना, और वापस उनको हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया, ताकि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म में चले गए हैं वो वापस हिंदू धर्म में आ जाए, और उनको हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने क्या किया? शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से इन्होंने दूसरे धर्म में धर्मांतरण जो व्यक्ति कर लिए थे उनको वापस अपने धर्म में लाना। ठीक। दूसरा एक चीज और देखेंगे हम लोग कि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही गोरक्षा आंदोलन भी चलाया गया। गोरक्षा, दयानंद सरस्वती के द्वारा गोरक्षा आंदोलन चलाया गया। कहां? पंजाब में। दयानंद सरस्वती के द्वारा पंजाब में गोरक्षा आंदोलन भी चलाया गया। शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन किस लिए? जो धर्मांतरण हो गया था, धर्मांतरण के विरुद्ध वापस भारतीयों को हिंदू धर्म में लाने के लिए जो धर्म छोड़ के चले गए थे। और गोरक्षा आंदोलन चलाया गायों की रक्षा के लिए। कहां पर? पंजाब में। 1907 में एक अंग्रेज था, एक ब्रिटिश था, जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। 1907 में वैलेंटाइन सिरोल, इस वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इस आर्य समाज और दयानंद सरस्वती, इन दोनों को इसने अशांति का जनक कहकर संबोधित किया। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज और सरस्वती को, मतलब दयानंद सरस्वती को अशांति का जनक, अशांति का जनक कहकर संबोधित किया। ठीक है। तो 1907 में देखिए वैलेंटाइन सिरोल ने क्या किया? दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को अशांति का जनक कहकर संबोधित किया। अब हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन। अच्छा, मुझे लगा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अभी जब रामकृष्ण मिशन है और थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगला जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय जो विद्रोह है, कृषक आंदोलन है। ठीक है। जनजातीय और नगरीय जो विद्रोह है, जो कृषक विद्रोह है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। उसी में हम लोग पहले हम उनको पढ़ लेंगे, और उसके बाद ये आपका रामकृष्ण मिशन, जिसमें हम रामकृष्ण परमहंस को पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ेंगे, उसमें हम एनी बेसेंट को पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा जो किए गए कार्य है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगली क्लास में मंडे को हम लोग पहले किसान विद्रोह, नगरीय जो जनजातीय विद्रोह और जो नागरिक विद्रोह है, ठीक है, इन सभी विद्रोहों को देख लेंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट 50 मिनट का समय लगेगा। बाद में जो 15-20 मिनट का समय बचेगा उसमें हम लोग स्वामी विवेकानंद यानी रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन दोनों को हम लोग उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अब अगर इसको हमने खत्म किया तो या तो मैं बहुत जल्दी में खत्म कर दूं, जो कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं
बिना कुछ चीजें बताए और बस केवल खत्म करने में फोकस करूं। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जितना भी बताया जाए तो उसमें इतनी चीजें बता दी जाए कि फिर वहां से बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना खत्म हो जाए। तो इसीलिए डिटेल के साथ, क्योंकि दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन, दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। इस वजह से अगली क्लास में उन दोनों को हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।